हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी बच्चों का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आ जाइए अभी सभी बच्चे, करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो देखिए भाई, जो हमारा जो टॉपिक है, एक मिनट भाई। हाँ जी, करें फिर स्टार्ट। चलिए जी, तो करते हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा? वो काल का होगा। ठीक है। कल हमने टॉपिक किया था कौन सा? कारक का। और आज कौन सा करेंगे? काल का। तो कारक का टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? काल का कर लेते हैं आज हम लोग शुरू। तो देखिए, काल, काल का मतलब क्या होता है? समय होता है भाई। ठीक है ना? काल का मतलब क्या होता है? समय। तो अब काल कहते किसे हैं? ठीक है ना? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से हमें किसी क्रिया के, किसी क्रिया के करने या होने के समय का बोध हो, समय का क्या हो? बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे काल बोलते हैं भाई। ये कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के करने का या होने के समय का जो बोध होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल को कहते हैं। भाई कोई क्रिया है, उस क्रिया का समय क्या है? जो काम हुआ है वो कौन से समय में हुआ है? जैसे हमने कहा कि राम आम खाता है, तो इसका मतलब ये तो वर्तमान में हो रही है क्रिया, है ना? राम आम खाता है। फिर हमने कहा कि राम ने क्या कहा कि राम ने आम खाया, तो ये किसकी बात है? ये पास्ट की बात हो गई। अगर हम कहें कि राम आम खाएगा, तो ये किसकी बात हो गई? ये आने वाले समय की हो गई, है ना? राम आम खाता है तो प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान काल। राम ने आम खाया, तो ये बात तो पहले की है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। और राम आम खाएगा, राम आम खाएगा, तो ये तो भविष्यत काल की बात है, यानी कि आने वाले समय की। तो हमें ये पता चले कि जो काम हो रहा है ना, या किया जा रहा है, वो कौन से समय में हुआ है, उसे क्या बोलते हैं भाई? काल बोलते हैं। फिर जो काल होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है भाई? वर्तमान काल। सबसे पहला है वर्तमान काल। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया? भूतकाल। और तीसरे नंबर पर होता है हमारा भविष्यत काल। तीसरे नंबर पर होता है हमारा क्या? भविष्यत काल। तो ये काल 3 प्रकार का होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी काल 3 ही प्रकार के होते हैं, और हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल के बारे में बात कर लेते हैं। वर्तमान काल किसे कहा जाता है?
वर्तमान काल। तो ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है कि वर्तमान काल किसे कहा जाता है, कि जिससे हमें शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से हमें चल रहे समय का क्या हो, बोध हो, चल रहे समय का बोध हो। शब्द के जिस रूप से हमें चल रहे समय का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्तमान काल बोलते हैं, कि समय क्या है, चल रहा है। ये वर्तमान काल जो होता है इसके 3 क्या होंगे, उपभेद होते हैं। वर्तमान काल के उपभेद कितने हैं, 3। एग्जाम में जो उपभेद होते हैं ना, यहां से प्रश्न आता है भाई। प्रश्न कहां से पूछा जाता है, उपभेदों में से पूछा जाता है। तो देखो 3 उपभेद कौन से, सबसे पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। पहला कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल किसको बोलते हैं भाई, बात यहां पर आती है कि ये जो सामान्य वर्तमान काल है ये क्या होता है। आप इंग्लिश में करते हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करते हो ना इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वही हिंदी में सामान्य वर्तमान काल होता है। और आप इसकी पहचान क्या करते हो, ता है, ते है और ती है। ता है, ते है और ती है, ये हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं। किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्या है, सामान्य वर्तमान काल होता है। यानी कि जहां पर क्रिया सामान्य रूप से होती है। सामान्य वर्तमान काल माना कि वर्तमान काल में क्रिया का सामान्य रूप क्या कहलाता है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। तो देखिए जैसे हमने कहा कि एक उदाहरण लेकर चलेंगे हम लोग, कैसे कि राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है। तो ये हमारा कौन सा है, ये सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल माना कि जहां पर सामान्य रूप से पाया जाए। राधा गीत गाती है, माली पौधों को पानी देता है, माताजी अखबार पढ़ती है, पिताजी बाजार जाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो जहां पर क्रिया सामान्य रूप से हो रही हो ना, वो सामान्य वर्तमान काल होता है भाई। उसके बाद देखिए नंबर 2 पर कौन सा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल माना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि जहां पर वर्तमान काल में क्रिया चल रही है, अभी तक समाप्त नहीं हुई। तो इसकी पहचान आप क्या करते हो, रहा है, रही है और क्या करते हो भाई, रहे हैं। करते हो ना ये पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसी हम एग्जाम्पल को आगे लेकर चलेंगे, क्या कहेंगे कि राधा गीत गा रही है, राधा गीत गा रही है, बच्चा स्कूल जा रहा है, माताजी खाना पका रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, चपड़ासी घंटी बजा रहा है, अध्यापक टेस्ट ले रहे हैं। अब देखो हमने कितने सारे वाक्य कर लिए। यानी कि जो काम है ना वो वर्तमान काल के अंदर अभी चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ अभी तक, काम कंटिन्यूसली चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है इसके अंदर हमारा कौन सा, संदिग्ध वर्तमान काल। लास्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह, शक या डाउट। संदिग्ध का क्या मतलब है, संदेह, शक या डाउट। कि वर्तमान काल के अंदर काम के बारे में संदेह का भाव पाया जाए, ये इंग्लिश में नहीं होता भी। ये जो संदिग्ध वर्तमान काल वाला है ये इंग्लिश में नहीं होता।
कि वर्तमान काल के अंदर हमें काम के बारे में संदेह का, शक का भाव पाया जाए। जैसे हमने कहा कि राधा गीत गाती होगी, यानी कि वर्तमान काल में पता नहीं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई इस टाइम आपकी मम्मी क्या करती होगी, तो आप कहोगे कि मैडम दोपहर का समय है, खाना बनाती होगी, खाना बनाती होगी। आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे कि मम्मी खाना बना रही है। आपको क्या पता, आपकी मम्मी तो घर पर है और आप लाइब्रेरी में आए हुए या आप एकेडमी में आए हुए हो। आप तो एक अंदाजा मारते हो ना कि ये दोपहर का टाइम है, खाने का समय है, तो जो मम्मी है ना वो खाना बनाती होगी। अगर मैं पूछूं आपका भाई, आप कहोगे भी पढ़ता होगा, ऐसे बोलोगे ना, पढ़ता होगा। यानी कि आपको 100% श्योरिटी नहीं है। हो सकता है ना भी पढ़ रहा हो, टीवी देख रहा हो, कहीं बाहर चला गया हो, मोबाइल चला रहा हो, है ना। आपकी मम्मी के लिए आप कहोगे कि खाना बनाती होगी, हो सकता है ना भी बना रही हो, बना चुकी हो, या फिर कहीं बाहर चली गई हो कोई ज़रूरी काम से, या हो सकता है कोई और काम कर रही हो। यानी कि आप श्योरिटी के साथ नहीं बोलते ये बात कि ये काम करती होगी, आप कहोगे भी करती होगी, करती होगी। यानी कि आपने यहाँ पर एक डाउट बताया, एक शक बताया, एक संदेह बताया। तो जहां पर शक या संदेह बताया जाए वो कौन सा होता है, वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर 2 पर दूसरा हमारा कौन सा है, भूतकाल। एक काल हमने कर लिया, इसके बाद अगला करेंगे कौन सा, भूतकाल। भूत का मतलब क्या होता है कि जो बीत चुका है ना, जो मर गया वो भूत उसको भी बोलते हैं ना, जिंदा आदमी को तो भूत नहीं बोलते। तो जो हो चुका है ना, जो वो भूत है भाई, जो हो चुका वो क्या है, वो भूत है। तो भूतकाल माना कि जहां पर हमें किसका बोध हो, बीते हुए समय का। तो देखिए शब्द के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं भाई। ठीक है। तो देखो भूतकाल के कितने होते हैं उपभेद, इसके उपभेद होते हैं कितने, 6 उपभेद होते हैं। और ये जो भूतकाल है ना, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में ये बार बार यहां से आता है भाई। ऐसी बात नहीं है कि वर्तमान काल और भविष्यत काल में से नहीं आता, पर अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें ना तो एग्जाम में सबसे ज्यादा भूतकाल में से ही पूछा जाता है। तो भूतकाल का जो पहला है उपभेद वो कौन सा है, वो है सामान्य भूत। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य तीनों में आएगा भी, कहीं आप सोचो कि मैडम ने सामान्य पहले भी लिखा था और अब भी लिख दिया, सामान्य तो तीनों में ही आएगा। तो सामान्य भूतकाल कौन सा होता है, देखो जहां पर भूतकाल में क्रिया सामान्य रूप से होती है इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसकी पहचान क्या करते हो, आ, ए और गे, आ, ए और गे आ जाए। कैसे, राम स्कूल गया, बच्चे स्कूल गए, और आ, ए और गे नहीं आएगा भाई, ये गलती से लिख दिया मैंने। यहां पर क्या आएगा, यहां पर ई आएगा, आ, ए और ई, क्योंकि गे आ गया वो तो फिर आने वाला समय हो गया ना, भविष्यत काल हो गया। तो देखो आ, ए और ई। जैसे राम स्कूल गया, बच्चे स्कूल गए, सीता स्कूल गई। यानी कि जहां भूतकाल की बात हो, बीते हुए समय की बात हो, वहां पर कौन सा होता है, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है, जिसको कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो। जैसे हमने कहा कि राधा ने गीत गाया, राधा ने गीत गाया, भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप सामान्य भूतकाल होता है भाई। राधा ने गीत गाया, पिताजी ने अखबार पढ़ा, माताजी ने खाना बनाया,
मेरी बहन स्कूल चली गई, बच्चे स्कूल चले गए, ठीक है ना, चपरासी ने घंटी बजा दी। तो जहां पर लास्ट में या तो आ जाए या ए आ जाए या क्या आ जाए, बड़ी ई आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भूतकाल बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, आसन भूत। अब हम कौन सा करते हैं दूसरे नंबर पर, आसन भूत। आसन, आसन का मतलब क्या होता है, निकट। आसन का मतलब क्या, निकट। और इसको रिसेंट भी बोला जाता है, आसन भूत, यानी कि निकट का, रिसेंटली, कि जो निकट भूतकाल में क्रिया हुई है। आसन भूत किसे बोलते हैं, कि जहां पर निकट भूतकाल में अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है, वो आसन भूत होता है भाई। आसन भूत माना आप लिख सकते हो भाई साथ साथ में डेफिनेशन, मैं तो बोर्ड पर नहीं लिख रही, कारण क्या, ये आसान होते हैं और मुझे लगता है इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की डेफिनेशन। अगर आप बच्चे लिखना चाहते हो ना, तो आप साथ साथ में लिख सकते हो। मैं बोल रही हूँ कि आसन भूतकाल वहाँ होता है जहाँ निकट भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई है, या हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि जो अभी अभी नया नया ताज़ा ताज़ा भूत बना है। क्या बना है, अभी अभी भूत बना है जो, यानी कि जिसको भूतकाल बने हुए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, अभी अभी जो भूत बना है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आसन भूत बोलते हैं। भूतकाल के अंदर काम अभी अभी हुआ है। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि राधा ने गीत गाया है, राधा ने गीत गाया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ गीत गाए हुए, अभी अभी गाया है। माली ने पौधों को पानी दिया है, ज़्यादा समय थोड़ी ना हुआ है दिए हुए, अभी अभी दिया है। माली ने पौधों को पानी दिया है। माता जी ने खाना पकाया है। पिताजी ने अखबार पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है। अखबार पढ़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। और अगर कोई यही बात अपने को शाम को पूछे कि क्या आज पिताजी ने अखबार पढ़ा था, हम कहें हाँ पढ़ा था सुबह, ये बोलेंगे ना, हाँ आज पिताजी ने सुबह अखबार पढ़ा था, यानी कि हम क्या कहेंगे, था शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, वो तो क्रिया खत्म हुए काफी समय बीत गया ना। और अगर निकट भूतकाल में क्रिया हुई है तो हम क्या कहेंगे कि पिताजी ने अखबार पढ़ा है, यानी कि अभी अभी पढ़ा है। तो देखो, जहां पर निकट भूतकाल में क्रिया समाप्त होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको आसन भूतकाल बोला जाता है। उसके बाद अगला हम करेंगे पूर्ण भूत। अगला क्या करेंगे, पूर्ण भूत, यानी कि जो पूरा ही भूत बन चुका है। क्या बन चुका, पूरा ही भूत बन चुका है, कि भूतकाल में जब किसी काम को हुए काफी समय व्यतीत हो चुका हो, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण भूत। आप कहोगे मैडम कितना समय, भाई कितना भी हो सकता है कि काम को खत्म हुए 2 दिन हो गए, या 10 घंटे हो गए, 2 महीने हो गए, 20 दिन हो गए, या 2 साल हो गए, 200 साल हो गए, ठीक है ना। सॉरी कि भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए क्या हो चुका है, काफी समय व्यतीत हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पूर्ण भूत बोलते हैं। जैसे हमने कहा क्या कि राधा ने गीत गाया था, राधा ने गीत गाया था। अब थोड़ा ना गाया था, क्या पता कब गाया था, अब ये थोड़ा ना पता है कि कब गाया था। हो सकता है 4 दिन पहले गाया हो सकता है 2 महीने पहले गाया हो, या हो सकता है कि 2 साल पहले भी गाया हो। इस बात का कोई कंफर्म नहीं है, पर इतना जरूर है कि भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है भाई। इसलिए तो हम था शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राधा ने गीत गाया था, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, माली ने पौधों को पानी दिया था। अब ये नहीं पता कि 2 दिन पहले देखा चला गया, 4 दिन पहले, या 6 दिन हो गए पौधे सूख रहे हैं, ये नहीं पता किसी बात का। फिर देखिए नंबर 4 पर अगला हमारा कौन सा होगा, अपूर्ण भूत होगा।
अगला होगा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत मतलब कि जहां पर भूतकाल में आपने किसी काम को शुरू होते तो देखा था, पर आपने उस काम को खत्म होते नहीं देखा, उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूत बोलते हैं भाई। भूतकाल में किसी काम को आपने शुरू होते तो देखा, लेकिन आपने उसको खत्म होते हुए नहीं देखा, उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूत बोलते हैं। जैसे आप कहो कि कल आकाश में वायुयान उड़ रहा था, अब हमने देखा तब तो उड़ रहा था, अब थोड़ी ना पता है कि उड़ ही रहा है या नहीं उड़ रहा, इस बात का कुछ नहीं पता भाई। हम यूँ कह दें कि भाई बच्चा खेल रहा था, जब हमने देखा तब तो बच्चा खेल रहा था, अब ये नहीं पता कि खेल ही रहा है या सो चुका है या जो भी है ना। हमने तो काम को शुरू होते देखा था, पर उस काम को खत्म होते हमने नहीं देखा। तो देखो आप क्या कहोगे कि राधा गीत गा रही थी, राधा गीत गा रही थी। भाई देखो हमने देखा तब तो गा रही थी, अब ये नहीं पता कि वो गा रही है या चुप हो चुकी है, गा चुकी है, अपने को इस बात का नहीं पता। जब हमने देखा तब तो गा रही थी वो गीत, अब थोड़ी ना पता है कि गा रही है या चुप हो चुकी है। तो राधा गीत गा रही थी, ये कौन सा है? ये अपूर्ण भूत है। बच्चा खेल रहा था, माताजी खाना बना रही थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, हमने देखा तब तो पढ़ रहे थे, अब ये थोड़ी ना पता है कि पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके। भूतकाल में हमने काम को शुरू होते तो देखा था, लेकिन काम को खत्म होते हमने नहीं देखा, उसको क्या बोला जाता है? उसको अपूर्ण भूत कहा जाता है भाई। ठीक है ना। अब आगे देखिए, उसके बाद नंबर 5 पर कौन सा आएगा कि संदिग्ध भूत। अगला है संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब क्या? संदेह। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह, शक या डाउट। यानी कि भूतकाल के किसी काम के बारे में आपको डाउट पाया जाए, शक का भाव पाया जाए, संदेह का भाव पाया जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई ऐसे कहता है मैं तो यूं करता था, मैं तो दिन रात पढ़ता था, ये करता था, वो करता था, और अपने को उसकी बात पर शक हो जाए कि ये जो बोल रहा है ये सही है या गलत है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई पढ़ता होगा, है ना। हमने कहा राम पढ़ता होगा, भाई हमें क्या पता, क्या पता ना भी पढ़ा हो, भाई वो तो कह रहा है मैं रोज ही पढ़ता था, सारा दिन ही पढ़ता था, अब क्या पता। हमें भूतकाल के अंदर किसी बात के बारे में क्या हो? डाउट हो, हमें शक हो, संदेह का भाव हो, वो क्या कहा जाता है? संदिग्ध भूत कहा जाता है। जैसे राधा ने गीत गाया होगा, अब पता नहीं भी वो कहती तो है कि मैं बहुत सारे गीत गाया करती थी, पर हमें तो क्या है? शक है, डाउट है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि राधा ने गीत गाया होगा, बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा, माली ने पौधों को पानी दिया होगा, पता नहीं वो कह तो रहा था मैं देने के लिए आऊँगा, अब दिया होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, भी माली ने पौधों को पानी दिया होगा। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं केवल एक ही एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ भाई, राधा वाला, और साथ साथ में दूसरे एग्जाम्पल भी बता रही हूँ। एक ही एग्जाम्पल को लेने से फायदा क्या हो जाएगा कि हमें वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, इसके अंदर बदल क्या रहा है, ये चीज़ अपने को समझ में आ जाएगी अच्छी तरह। अगर मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले लूँ, किसी में कुछ लिख दूँ, किसी में कुछ लिख दूँ, किसी में लिख दूँ कि राम आम खाता था, किसी में लिख दूँ कि बच्चा साइकिल चला रहा था, तो आप पजल हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें चेंज क्या हो रहा है। लेकिन जब हमने एक ही वाक्य ले लिया ना, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें ये बात चेंज हो रही है, इसमें ये बात क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बदल रही है भाई। तो देखो राधा ने गीत गाया होगा। उसके बाद देखिए नंबर 6 पर कौन सा करेंगे कि हेतु मद भूत।
हेतु हेतु मद भूत। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। हेतु का मतलब होता है भाई कारण। यानी कि भूतकाल में कोई काम होना था, पर कोई कारण ऐसा बना कि वो काम हो नहीं पाया भाई। भूतकाल में कोई काम होना था, ऐसी बात नहीं है कि भाई काम नहीं होता, लेकिन ना बीच बीच में कोई कारण रहा, कोई कारण ऐसा रहा कि काम हो नहीं पाया, तो उसको क्या बोलते हैं? हेतु हेतु मद भूत बोलते हैं। यानी कि भूतकाल के अंदर किसी काम, कोई काम किसी कारण से नहीं हुआ, वो क्या है? वो हेतु हेतु मद भूत है। जैसे यदि राधा गीत गाती, यदि राधा गीत गाती तो फिल्म की गुणवत्ता, तो फिल्म की जो गुणवत्ता है ना, गुणवत्ता वो बढ़ जाती। यदि राधा गीत गाती तो ज्यादा पैसे कमाती। आप कोई भी लिख सकते हो भाई। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यदि बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि मुझे पैसे मिल जाते तो मैं भी घूमने चला जाता। यदि राम पढ़ लेता तो पास भी हो जाता। ठीक है ना? हम इस तरह के जहां पर वाक्य यूज करते हैं कि भूतकाल के अंदर किसी कारण से कोई काम नहीं हुआ, वहां पर हेतु हेतु मद भूत होता है भाई। ठीक है ना? ये हो गया अपना कंप्लीट। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए, ये कौन सा रह गया हमारा? भविष्यत काल। अब हमारा रह गया कौन सा? भविष्यत काल। यानी कि आने वाले समय का बोध हो। शब्द के देखो भाई, शब्द के जिस रूप से हमें आने वाले समय का, आने वाले समय का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको भविष्यत काल बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें आने वाले समय का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? भविष्यत काल बोलते हैं। आने वाले समय का पता चले भी हमें। ठीक है ना? और भविष्यत काल के 3 होते हैं। क्या? उपभेद। इसके 3 उपभेद होते हैं भाई। सबसे पहला सामान्य तीनों में आएगा। सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल। पहला होगा सामान्य भविष्यत काल। यानी कि भविष्यत काल में कोई काम सामान्य रूप से होगा। आप इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में? गा, गे और गी। गा, गे और गी। जैसे हमने कहा कि राधा गीत गाएगी, राधा गीत गाएगी, तो यहां पर आने वाले समय के अंदर, यानी कि भविष्यत काल के अंदर जो काम है ना, वो सामान्य रूप से होगा, इसका बोध हो रहा है। राधा गीत गाएगी, माली पौधों को पानी देगा, बच्चे खेलने जाएंगे, पिताजी अखबार पढ़ेंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में क्रिया का क्या पाया जाए? सामान्य रूप पाया जाए। उसके बाद नंबर 2 पर है सामान्य भविष्यत काल के बाद अगला है हमारा कौन सा? संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल का मतलब क्या? कि भाई हमें आने वाले समय में काम के करने के बारे में संभावना है, और इसके अंदर कौन कौन से शब्द यूज होते हैं? शायद, हो सकता है और संभव है। शायद, हो सकता है और
संभव है, ये शब्द यूज होते हैं भाई। शायद, हो सकता है और संभव है। जैसे हमने कहा कि शायद राधा गीत गाएगी, शायद राधा गीत गाएगी। हो सकता है कल मामा जी आ जाएं, शायद कल मामा जी आए। ये प्रश्न तो आया था भाई, किसमें? ये आया था स्टाफ नर्स के एग्जाम में, जो HSSC ने कंडक्ट किया था, स्टाफ नर्स का एग्जाम। उसके अंदर एक प्रश्न आया था क्या, कि शायद कल मामा जी आएंगे, और ये पूछा था बताओ ये कौन सा काल है। तो बड़ा आसान प्रश्न है कि जब ये बताया कल मामा जी आएंगे, तो इसका मतलब क्या, ये भविष्यत काल है, और वो भी कौन सा, संभाव्य भविष्यत काल है भाई। ठीक है। उसके बाद हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए, संभाव्य है, हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए। तो अगला देखिए तीसरे नंबर पर, इसके अंदर कौन सा है, नेक्स्ट है इसके अंदर कौन सा, कि हेतु मद भविष्यत काल, कि आने वाले समय में काम, हेतु का मतलब वही कारण, कि आने वाले समय में कोई काम होगा लेकिन कोई कारण बनेगा तब होगा। आने वाले समय में कोई काम कब होगा, जब कोई कारण बनेगा तब वो होगा। जैसे हमने कहा कि यदि राधा गीत गाएगी तो, यदि राधा गीत गाएगी तो फिल्म, ये तो मिट ही नहीं रहा, फिल्म की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। यदि राधा गीत गाएगी तो फिल्म की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। यदि डॉक्टर समय पर आ जाएगा तो मरीज बच जाएगा। तो ये तीनों भेद होते हैं भविष्यत काल के। क्लियर है ना सबको? आ गया सबको समझ में अच्छी तरह से? हाँ जी। तो देखो हम क्या करते हैं, अब एक और उदाहरण लेकर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया था ना कि राधा गीत गाएगी, एग्जाम्पल एक नया और ले लेते हैं। कैसे? राम स्कूल जाता है। आप मेरे साथ साथ में बनाइए इसको, क्या कि राम स्कूल जाता है। ठीक है। उसके बाद राम स्कूल जा रहा है। अगर आपको अपूर्ण पूछे तो आप क्या कहोगे? राम स्कूल जा रहा है। यहां पर राम स्कूल जाता होगा, यही बनेगा ना। देखो राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जा रहा है और राम स्कूल जाता होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए राम स्कूल गया, क्या बनेगा अगला? कि राम स्कूल गया। फिर राम स्कूल गया है, यानी कि अभी अभी गया है, ज्यादा समय नहीं हुआ उसका, ज्यादा समय नहीं हुआ। राम स्कूल गया है। राम स्कूल गया था, राम स्कूल जा रहा था। ठीक है ना। आगे देखो कि राम स्कूल गया होगा। यदि राम स्कूल जाता तो पास भी हो जाता, यही बनेगा ना। इसका मतलब अब राम फेल हो चुका है। क्या कह रहा है कि यदि राम स्कूल जाता तो पास भी हो जाता, यानी कि अगर वो जाता ना तो पास होता, अब नहीं गया तो फेल हो चुका है। सिंपल सी बात है भाई। फिर देखिए कि राम स्कूल जाएगा, शायद राम स्कूल जाएगा। यदि राम स्कूल जाएगा तो पास भी हो जाएगा। कर लोगे ना काल का टॉपिक? कुछ मुश्किल तो नहीं है ना इसके अंदर, ये बड़ा आसान होता है काल का टॉपिक, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है ना। और कल जो हम टॉपिक करेंगे ना वो कौन सा करेंगे? वो रस का करेंगे। कल मैं आपको रस करवाऊंगी, उसके बाद छंद का टॉपिक करवाऊंगी। हमारे जो टॉपिक है ना, अब जो
बड़े बड़े टॉपिक है वो रह जाएंगे। उसके बाद रस और छंद के बाद कौन सा? समास, संधि और उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो क्लियर है ये टॉपिक तो आपको। और एक और टॉपिक आपका रहता है, मुझे ध्यान आया आपके साथ बात करते करते, वचन का। तो वचन का मतलब क्या होता है भाई, ये और कर ले साथ में, क्योंकि अपने पास थोड़ा समय है अपने पास 5-7 मिनट का समय, और वचन के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक होता है भाई। वचन का मतलब संख्या होता है। देखो हमने काल का टॉपिक तो कर लिया, अब वचन का 5-7 मिनट में हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है पेपर में, क्या कि इनमें से किसका मतलब संख्या है, और ऑप्शन में वचन दिया हुआ था। तो वचन का मतलब है संख्या। हिंदी में जो वचन है ना, वचन वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन और एक कौन सा? बहुवचन। अब वचन के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो जाने की जरूरत ही नहीं कि वचन किसे कहते हैं। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का बोध हो उसको वचन बोलते हैं। और वचन 2, एक वचन एक संख्या का, बहुवचन बहु का मतलब क्या? जहाँ पर ज़्यादा संख्या का पता चले वो बहुवचन होते हैं। अब जैसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा किस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे यूं पूछ लिया हस्ताक्षर बताओ एक वचन है या बहुवचन है। क्या पूछा? हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर पूछ लिया, आपसे प्राण पूछ लिया, बताओ एक वचन है या बहुवचन। हस्ताक्षर है, प्राण है, या पूछ लिया आंसू शब्द बताओ एक वचन है या बहुवचन, है ना। फिर पूछ लिया कि चावल बताओ एक वचन या बहुवचन। इस तरह का जो प्रश्न है ना वो एग्जाम में आता है। तो आप करोगे कैसे ऐसे प्रश्नों को? हमेशा जो भी आपको वाक्य शब्द दिया जाएगा ना उसको वाक्य में प्रयोग करके देखो भाई। कैसे प्रयोग करके? वाक्य में। जैसे हस्ताक्षर शब्द है, अब हस्ताक्षर का आपको ये नहीं पता कि ये एक वचन है या बहुवचन है, कैसे करोगे? इसको वाक्य में प्रयोग करोगे कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसे बोलोगे ना कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। आप बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो, कर दिया नहीं, कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो ये बहुवचन हो गया। तो हस्ताक्षर शब्द को क्या होता है भाई? ये बहुवचन होता है भाई। ये क्या होता है? बहुवचन होता है। और अब अगर हम प्राण की बात करें कि जो प्राण शब्द क्या है, तो वही करेंगे हम, वाक्य में प्रयोग करेंगे कि उसके प्राण निकल गए, ऐसे बोलते हैं ना। यूं तो नहीं बोलते हैं ना कि उसका प्राण निकल गया, ऐसे तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कि उसके प्राण निकल गए। गए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो प्राण शब्द भी क्या होता है? बहुवचन होता है। आंसू, आंसू के लिए क्या बोलते हो? आंसू बह गए, आंसू निकल गए, तो आंसू शब्द क्या होता है? आंसू बह गए, ऐसे तो नहीं बोलते, ये भी बहुवचन है। फिर चावल, चावल बनाए हैं, चावल खाए हैं, चावल रखे हैं, है ना, चावल खरीदे हैं, यानी कि बहुवचन में प्रयोग हो रहा है भाई। फिर जैसे आपके सामने आ जाए सोना, सोना धातु है ना, या आ जाए लोहा, या आ जाए पीतल, तो फिर आप कैसे करोगे भाई? वाक्य में प्रयोग करोगे। कैसे कहोगे कि मैंने सोना खरीदा है, मैंने 5 तोला सोना खरीदा, मैंने 10 तोला सोना खरीदा, इस तरह से बोलोगे। फिर जैसे हम कहते हैं लोहा, मैंने 1 क्विंटल लोहा खरीदा है, ऐसे तो नहीं बोलते ना कि लोहा खरीदे हैं, ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मैंने लोहा खरीदे हैं, ऐसा नहीं बोलोगे। मैंने लोहा खरीदा है। मैंने 2 किलो पीतल बेचा है, मैंने 2 किलो पीतल बेचा है, यानी कि है तो 2 किलो, ज्यादा है, पर आप प्रयोग क्या कर रहे हो? बेचा है। तो ये पीतल शब्द है, लोहा है, सोना है, ये क्या होते हैं? ये एक वचन में प्रयोग होते हैं भाई। ठीक है ना। ये किस में प्रयोग होंगे? एक वचन में प्रयोग होंगे। ऐसे आप किसी भी शब्द का वचन जान सकते हो भाई कि वो एक वचन में प्रयोग होगा या बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, तो आज आपके लिए ये होमवर्क है कि आप जितने भी शब्द है
उनके बारे में ये देखिए कि वो एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है या बहुवचन है। फिर अपन बात करेंगे इसकी कल। आज इतना काफी है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। केवल इतना समझ लीजिए कि आप किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके उसका वचन जान सकते हो। जैसे दही शब्द आ गया तो दही बताओ, एक वचन है ना, दही खट्टा है। यूं थोड़ा ना कहेंगे दही खट्टे हैं, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे, दही खट्टा है। और वैसे भी याद रख लेना कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं या जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है हमेशा एक वचन में आएंगी भाई, हमेशा किस में आएंगी, एक वचन में आएंगी। तो करते हैं इसके बारे में कल और बात, थोड़ा सा जो हमारा रह गया। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।